नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विनायक ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ रीजनिंग के टॉपिक पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में कैसे करने और किस टाइप के क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के जितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे करना पसंद करेंगे। रैंकिंग टेस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो रैंकिंग टेस्ट के अंदर आपको चैप्टर स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शायद सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए होंगे और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा भी है कि BSTC के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं और इसी के मद्देनज़र आप सब जने घर पे अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए होंगे। हाँ, सभी को जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करते हैं रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट की अगर बात करें तो रैंकिंग में हमें जो क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चंस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि इसमें 2 टाइप्स के मेथड एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। कुछ इस तरीके से कि 30 बच्चों की कुल क्लास है, उस 30 बच्चों की क्लास में रमेश बाएं से 12वें नंबर पे है तो उसका दाएं से नंबर बताएं, या किसी एक बच्चे की लेफ्ट और राइट दोनों साइड से पोजीशन बताने के बाद में आपसे एग्जामिनर यूं पूछ सकता है कि टोटल संख्या बताइए उस क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की। या इस क्वेश्चन को एक तरह से हॉरिजॉन्टल मोड पे भी पूछा जा सकता है और इसी क्वेश्चंस को वर्टिकल मोड पे भी पूछा जा सकता है। दोस्तों, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल मोड पे पूछा गया है या वर्टिकल मोड पे। हमें क्वेश्चंस को केवल एक ही तरीके से करना है और वो तरीका लास्ट तक हमें एक ही फॉलो करना है। रैंकिंग की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मेथड भी यहाँ फॉलो किया जा सकता है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वर्टिकल भी। तो इसमें प्रश्न में लैंग्वेज क्या देखने को मिलेगी, भाषा। हॉरिजॉन्टल में जो आपको भाषा देखने को मिलेगी वो भाषा आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। इसमें पूछा जाएगा दाएं और बाएं, इन 2 शब्दों का इस्तेमाल करेगी एग्जामिनर। 2 शब्दों का इस्तेमाल करेगा, दाएं और बाएं। मतलब पूछेगा दाएं से स्थान बताएं और बाएं से स्थान बताएं। और वर्टिकल की अगर बात की जाए, वर्टिकल मतलब होता है लंबवत, एक तरह से जैसे थंबा जो लंबा हमारा होता है खड़े तौर पे। अगर एग्जाम में वर्टिकल तौर पे पूछे तो यूं पूछेगा टॉप से स्थान बताएं और बॉटम से स्थान बताएं। दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे टॉप लिखा हुआ उसको आप दाएं मान लें, जहां पे बॉटम लिखा हुआ उसे आप बाएं मान लें। प्रश्न बिल्कुल एक ही मेथड से हमें सोल्व करना है। एग्जाम में प्रश्न किस तरीके से देखने को मिलेंगे, सारे अलग अलग पैटर्न के प्रश्नों को अपन यहां पे करते हैं। पहले प्रश्न की अगर बात करें, यदि किसी पंक्ति में, एक प्रश्न मैंने यहां पे ऑलरेडी पहले से लिख रखा है, यदि किसी पंक्ति में पायल दाएं से 10वें व बाएं से 11वें स्थान पर है तो कुल उस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या बताइए। प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के आपको एग्जाम में हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, एक प्रश्न को 3 बार नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। आपको प्रश्न जो पढ़ा है एक एक लाइन पढ़े और उसका यहाँ पे हिंट लिखते चलें आप। यदि किसी पंक्ति में पायल दाएं से 10वें स्थान पर है तो मतलब दाएं की अगर बात करें, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, पहले इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक पायल है जो यहाँ दाएं से अगर बात करें तो यहाँ से दाएं से किस स्थान पर बैठी हुई है, 10वें स्थान पर। यहाँ पे ये दाएं से, ये यहाँ से इस जगह से राइट से 10वें स्थान पर बैठी है और बाएं से 11वें स्थान पर बैठी। अगर इस पंक्ति को यहां से शुरू करें, मतलब इस पायल की नंबरिंग यहां से लेफ्ट से काउंट करें तो लेफ्ट से इसकी नंबर आ रहा है दोस्तों 11वें नंबर पर, लेफ्ट से इसका नंबर 11वां नंबर। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कुल कितनी संख्या है इस पूरे लाइन में, इस पूरी पंक्ति में कुल कितने बच्चे बैठे हुए हैं। दोस्तों, समझने की कोशिश करना कि एक ही बच्ची है ये पायल जिसकी काउंटिंग 2 जगह से हो रही है। अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट से भी आपके 11 नंबर पे बच्ची आ रही है और राइट की बात करें तो राइट से 10वें नंबर पे बच्ची आ रही है। मतलब एक बच्ची को दोनों रैंकिंग में, लेफ्ट और राइट दोनों में काउंट कर रखा है। तो इस प्रश्न को इस पूरी लिस्ट में देखा जाए, इस पूरी लाइन में देखा जाए, पूरी नंबर में देखा जाए तो यहाँ आपको ये पायल की काउंटिंग 2 बार हो रही है। इस 11 में भी पायल आ रही है और इस 10 में भी पायल आ रही है। तो इसको करने का एक सिंपल सा तरीका हमारे पास में है और वो तरीका है कि प्रश्न जब आपको यहाँ पे टोटल पूछ लिया जाए, टोटल जब आपको पूछ लिया जाए तो टोटल कैसे करोगे, यहां से आप लिखोगे लेफ्ट प्लस राइट
लेफ्ट और राइट की टोटलिंग दोनों को आपको एक साथ करनी है और इसमें से एक माइनस करना। एक माइनस इसलिए करा है क्योंकि पायल की काउंटिंग 2 बार हो रही है और हमें पायल की काउंटिंग केवल एक बार ही करनी है इस पूरी लिस्ट में। तो कैसे करोगे आप? लेफ्ट प्लस राइट -1 करोगे। इसका आंसर किस तरीके से निकालोगे मैं यहां पे निकाल के बताता हूं। लेफ्ट की अगर बात करें तो लेफ्ट में 11 है, प्लस राइट की बात करें राइट में 10 है, और यहां पे ये फॉर्मूला यहां पे फॉलो हो रहा है। 10 और 11 को काउंट करने के बाद 21 आता, -1 करोगे, यहां पे 20 आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 20। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न, अगर सिंपल सा प्रश्न है, जैसे जैसे अपन आगे चल रहे हैं बड़े लेवल के प्रश्न भी अपन इस चैप्टर में करना भी पसंद करेंगे। तो अगर अपन पहले प्रश्न को देखें तो पहला, या तो एग्जामिनर आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछेगा, अगर सरल प्रश्न पूछना हो कि किसी एक स्टूडेंट का एक साइड से स्थान बता के उसका दूसरी साइड से स्थान पूछ सकता है, या उसका कुल स्थान पूछ सकता है, या दूसरी साइड से स्थान बताकर उसका पहले साइड से स्थान पूछ सकता है। तो ये हमने एक पहला तरीका जो है इसको अपन ने यूज करा। आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों कि जब भी आपको टोटल पूछा जाए, टोटल स्टूडेंट्स, यहां पे जैसा मैंने अभी लिखा हुआ कुल संख्या बताइए, जब आपको टोटल पूछा जाए तो लेफ्ट और राइट को काउंट करने के बाद में उसमें से एक माइनस कर लें। ये एक दूसरा तरीका करने का है, और बाकी एक तरीका और भी है दोस्तों इसे करने का, एक तरीका और भी है इसे करने का। यहां पे इसको दूसरे इस डायग्राम से भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, पर मैंने आपको इजी तरीका बताया है जो बिना डायग्राम पे भी इन छोटे छोटे प्रश्नों को कर सकते हैं अपन। अगली अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो किसी पंक्ति में पार्वती दाएं से 10वें स्थान पर है, कोई एक लाइन है उसमें दाएं से। इन प्रश्नों को करने के लिए आप डायग्राम नहीं बनाओ तो भी सीधा बिना डायग्राम भी आपके काम हो सकता है, लेकिन हाँ आगे कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिसमें हमें डायग्राम बनाना जरूरी होगा, वहां हम डायग्राम बनाएंगे। पर अभी मुझे नहीं लगता है कि इन प्रश्नों में हमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी पंक्ति में पार्वती दाएं से 10वें स्थान पर है, मतलब अगर बात करें दाएं का मतलब क्या होता है, दाएं मतलब राइट से बच्ची आ रही है 10वें स्थान पर, 10वें स्थान पर लिख दिया। वह उस पंक्ति में कुल छात्र 30 हैं, टोटल स्टूडेंट्स पूछ रखे हैं, तो 30 इसके अंदर टोटल स्टूडेंट है, 30 इसके अंदर टोटल स्टूडेंट है। तो पार्वती का बाएं से स्थान बताएं। तो दोस्तों हमें कोई ज्यादा फॉर्मूले याद नहीं करने, ये एक छोटा सा था। टोटल जब पूछे पिछले क्वेश्चंस में जो हमने देखा था, टोटल जब पूछे तो लेफ्ट और राइट को जोड़ने के बाद में उसमें एक माइनस कर दिया जाए। तो दोस्तों अभी आपको क्या पूछा है, यहां पे पूछा है तो पार्वती का बाएं से, यह प्रश्न पूछा बाएं से स्थान क्या होगा, तो बाएं मतलब होता है लेफ्ट, लेफ्ट से स्थान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाया हमने, तो हमें लेफ्ट फाइंड करना है। तो इसी फॉर्मूले को हम यहां पे फॉलो करेंगे। अगर आपको लेफ्ट से स्थान पूछ लिया जाए लेफ्ट से, तो आपको क्या करना है, टोटल का टी लिख रहा हूं मैं यहां पे, टोटल करा, प्लस ये जो -1 है इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया जाए इक्वल टू इधर, तो -1 प्लस में ट्रांसफर हो जाएगा। टोटल में एक जोड़ा माइनस, यहां से r जो है लेफ्ट पूछ रहा है तो r को हमने इधर ट्रांसफर करा तो r, तो ये फॉर्मूला हमें यहां पे अप्लाई करना है। अगर प्रश्न जैसे अभी एक बार फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फिर इसका पैटर्न अपन चेंज करते हैं कि यहां पे हमने एक नया फॉर्मूला निकाला है, लेफ्ट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस r। तो यहां पे बनता है दोस्तों लेफ्ट हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू टोटल कितनी आ रही है दोस्तों 30 प्लस 1 कितना होगा दोस्तों, यहां पे L इज इक्वल टू 30 प्लस 1 कितना होगा 31। यहां पे फिर बाद में फॉर्मूले में क्या था माइनस, यहां पे भी माइनस लगा दिया, और क्या राइट का R लगाया। यहां पे राइट में कितनी संख्या आ रही है दोस्तों, राइट में यहां पे आपके प्रश्न में दे रखी है 10, तो यहां पे 10 करना, यहां पे लेफ्ट इज इक्वल टू 21 आंसर आएगा। बिना डायग्राम भी आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं दोस्तों, हमें वहां पे एग्जाम में समय नहीं मिलेगा। आपको इस बात से अनजान नहीं रहना है, बिल्कुल आपको इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि 180 मिनट में हमें बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर 200 प्रश्नों को हल करना है। उन 200 प्रश्नों को हल करने के लिए हमें किसी शॉर्ट मेथड का ही यूज लेना पड़ेगा। यहां तीसरे प्रश्न की देखो, आप प्रश्नों के ऊपर मत जाइएगा कि सर ये प्रश्न आपने करवा दिया, ये प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा, नहीं। एग्जामिनर किसी भी टाइप का प्रश्न आपसे पूछ सकता है, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, चैप्टर का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ज्यादा अभ्यास की भी जरूरत नहीं है इन चैप्टर्स में। इन चैप्टर्स में अलग अलग टाइप के प्रश्नों को एक बार भी दोहरा लिया जाए ना तो भी काफी है, क्योंकि जैसे भी मैंने बताया कि इस प्रश्न के अंदर पहले प्रश्न में क्या पूछा था, कुल पूछा था, तो हमने टोटल का फॉर्मूला था टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1,
1 लगा दिया। दूसरे प्रश्न की अगर बात करी जाए तो यहां पे कुल प्रश्न में दे रखा है, टोटल यहां दे रखी है बच्चों की, और यहां किसी एक साइड से किसी बच्चे की पोजीशन बताई तो दूसरी साइड से आपको पूछ ली, लेफ्ट की पूछिए तो ये लो साहब। अगर प्रश्न यूं पूछ लेता, राइट की पोजीशन पूछ लेता, अब इसमें राइट के नहीं पूछी है, लेफ्ट की पूछी है, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, टोटल प्लस 1 यहां लेफ्ट की जगह, राइट की जगह पे लेफ्ट लिख देना, ऑटोमेटिक आपके सोल्व यहां पे हो जाएगा। तो एक फॉर्मूले से ये दो छोटे छोटे फॉर्मूले और बने हैं, और इनसे अभी हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस यहां पे सोल्व करें। पहले प्रश्न की अगर बात करी जाए तो आपको कुल टोटल कैसे निकालोगे, दूसरे प्रश्न की अगर बात करी जाए तो दूसरे प्रश्न में हमने क्वेश्चंस में देखा कि एक साइड की पोजीशन दे रखी है और टोटल दे रखी है, तो दूसरे साइड की पोजीशन हमें फाइंड करनी और हमने यहां फाइंड करी। अगर तीसरा प्रश्न जो हमने यहां पे लिखा है, यह प्रश्न एक वर्टिकल तौर पे आ जाता है। वर्टिकल मतलब प्रश्न में टॉप और बॉटम का यूज किया है, लेफ्ट और राइट का यूज नहीं करा है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर टॉप और बॉटम भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप उसे लेफ्ट और राइट मान के प्रश्न को करोगे, आपके प्रश्न 100% बिल्कुल सही होगा। अगर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पे देखिए आप, किसी कक्षा में 45 छात्र पढ़ते हैं, चलो ठीक है साहब, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 45। हिंट लिख दिया ना, समय नहीं है, मीन्स प्रश्न को बार बार नहीं पढ़ेंगे। किसी कक्षा में 45 छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। नारायण का स्थान क्लास में ऊपर से 15वां है। नारायण का जो क्लास में स्थान है ऊपर जब अपन बोलते हैं, मैंने यहां पे बताया था टॉप को आप यहां पे लेफ्ट काउंट कर सकते हो और बॉटम को आप यहां पे राइट कह सकते हो। ये बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, कोई बात नहीं, अभी वापस बताई। किसी छात्र में 45, किसी क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। नारायण का स्थान क्लास में ऊपर से मतलब हो गया लेफ्ट से कौन सा स्थान है दोस्तों, लेफ्ट से ऊपर से 15वां स्थान है, तो 15वां हो गया। तो बताएं नारायण का नीचे से, तो मतलब राइट इजिकल टू हमें फाइंड करना है। ये जो हमने क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन में हमने लेफ्ट फाइंड करा था, इस क्वेश्चन में हमें राइट फाइंड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला वही फॉलो होगा दोस्तों, राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो राइट में आर इक्वल टू टोटल कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं दोस्तों 45 यहाँ पे लिखा, प्लस 1 यहाँ पे 46 हो जाता है, माइनस लेफ्ट कितना है 15, यहाँ पे 15, तो आर इक्वल टू 46 माइनस 15 जब आप यहाँ से करोगे तो 46 में से 15 लेस करने के बाद में आपके आर इक्वल टू 31 आएगा। ये आपके 31 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब नारायण का नीचे से स्थान जो है वो 31 नंबर पे है और नारायण ऊपर से 15वें नंबर पर आता है। तो इस प्रश्न को हम इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 प्रश्न अभी अपन ने करें, चौथे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ हमें अलग पैटर्न में मिलता है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करें, उन तीनों क्वेश्चंस के अंदर दोस्तों हमने देखा था कि किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट से स्थान बता के या कुल स्थान को बता के राइट से पूछ लिया जाता है। मतलब तीनों कंडीशन में से कोई भी एक अप्लाई, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा था। अब यहाँ हमारा थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन अब शायद एग्जाम में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है जो अपन यहाँ कर रहे हैं कि किसी 2 स्टूडेंट्स के लेफ्ट और राइट में स्थान बताएंगे और उन स्थान को आपस में परिवर्तित करेंगे कि इन दोनों ने आपस में अपनी जगह चेंज करी है, स्थान परिवर्तन करा है। उसके बाद आपसे पूछेंगे बताइए कि अब पंक्ति में कुल कितने स्टूडेंट थे या कुल कितने विद्यार्थी थे या कुल कितने पंक्ति में संख्या थी। इन प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, पहला प्रश्न, एक पंक्ति में नीलम बाएं ओर से 7वें व अमीषा दाएं ओर से 90वें स्थान पर हैं। चलो एक पंक्ति है, उस पंक्ति में नीलम, यहां अपन करते हैं, यहां लिखा हुआ है बाएं ओर से 7वें स्थान पर, तो यहां पे नीलम, ये नीलम बाएं ओर से, ये हमने यहां पे नीलम बैठी हुई है, यहां पे मैं यहां एरो लगा देता हूं, ये यहां पे नीलम का मैं एन लिखता हूं, यहां पे नीलम, और किस स्थान पे दोस्तों 7वें स्थान पर, 7वें स्थान पर है। वह अमीषा दाएं छोर से 90वें स्थान पर है। अब यहाँ पे अमीषा दाएं छोर से 90वें स्थान पर है, तो यहाँ से दाएं छोर से अमीषा यहाँ से 90वें स्थान पर, ये अमीषा दाएं छोर से ये आपके 90वें स्थान पर है। यहाँ से अमीषा 90वें स्थान पर मिलेगी, ये आपके यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अमीषा का ए मैंने लिखा, ये आपके 90वें स्थान पर। तो इस प्रश्न को अपन डायग्राम से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बताना पसंद करूंगा। पहले अपन सिंपल डायग्राम से प्रश्न को करते हैं। यहाँ से 7वें स्थान पर नीलम थी,
और इधर से दाएं से 90वें स्थान पर अमीषा थी। ठीक है साहब, हम प्रश्न को यहाँ तक कर चुके हैं। अमीषा 90वें स्थान पर है। ठीक है, जब वह आपस में स्थिति बदल लेते हैं तो नीलम बाएं छोर से 17वें स्थान पर। आपस में स्थिति बदल लेते का मतलब ये होता है दोस्तों कि नीलम की जगह तो अमीषा बैठ जाएगी और अमीषा की जगह पे नीलम बैठ जाएगा। तो इसको हटा दिया, नीलम यहाँ पे बैठ गए, अमीषा ए डैश लगा दिया। यहाँ से अमीषा को हटाने के बाद में यहाँ बैठा दिया, नीलम को एन का ऊपर डैश लगा दिया। ये अपन ने इन दोनों की स्थिति बदल दी। स्थिति बदलती है तो नीलम बाएं छोर से 17वीं बन जाती है। नीलम बाएं से अब नीलम जो है, ये नीलम यहाँ से यहाँ तक नीलम की जो पोजीशन बनती है वो 17वीं पोजीशन बनती है। दोस्तों यहाँ से नीलम अब यहाँ पे 17वें नंबर पर आ चुकी है। 17वें नंबर पर नीलम आई है। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा 17वीं बन जाती है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कुल पंक्ति में कुल कितने नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल नंबर्स अपन को बताने हैं। कॉमन सेंस वाली बात होगी दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, ये इसको डैश से करता हूँ 17। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ रही है, पहले अपन ने देखी थी 9 और 17। ये रहा 17 और 9 को आपस में ऐड करोगे तो कितना आएगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो 17 यहाँ से टोटल निकालोगे तो लेफ्ट की कितनी आ रही है दोस्तों, लेफ्ट में 17 प्लस राइट में कितना आ रहा है दोस्तों 9। 17 और 9 को काउंट करने के बाद में कितना आएगा 17 और 9 और यहाँ से -1। तो यहाँ से अगर इसको यहीं पे सोल्व करते हैं तो टोटल इज इक्वल टू 17 और 9 आपके आ जाएगा यहाँ पे 26 - 1 इज इक्वल टू 25 आपके आंसर आएगा। 25 आपको अबे सदे में जहाँ भी देखने को मिले तो आप उसको सही करोगे 25। एक तरीका तो इसको प्रश्न को करने का ये हो गया, कुछ नहीं करना है, स्थान परिवर्तन कराएं। थोड़ा सा नए बच्चों को जो इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, पर इस दिक्कत को दूर करने का एक ही तरीका है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। एक बार वीडियो को वापस मोड पे देखें, वापस अपलोड करके वापस एक बार देखें और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसी प्रश्न को अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रश्न को दूसरे, ये मेथड नंबर 1 हो गया, इसी प्रश्न को मेथड नंबर 2 से भी कर सकते हैं। जिन बच्चों को जो मेथड इजी लगे उस मेथड को फॉलो करना। मैं दोनों मेथड यहाँ पे बताना पसंद करूंगा। पहला मेथड हमने अभी देखा, दूसरे मेथड में अपन करेंगे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं नीलम का एन और अमीषा का ए। नीलम का एन और अमीषा का ए। यहाँ पे नीलम के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा था, एक प्रश्न को वापस पढ़ना पसंद करूंगा। एक पंक्ति में नीलम बाएं छोर से 7वें, तो नीलम को 7 नंबर पर बैठा दिया। वह अमीषा दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। अमीषा 9वें स्थान पर हो गई, 9वें स्थान पर है। जब आपस में स्थिति बदलते हैं, बदलने दो, दोनों ने स्थिति बदली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीलम बाएं छोर से 17वें, नीलम आप यहाँ पे 17वें नंबर पर आ जाते हैं। तो हमें इसको फाइंड करना है। जब ऐसी परिस्थिति बने तो आप जिसको फाइंड करना है इसकी पोजीशन, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति थे हमें इसे फाइंड नहीं करना है, यहाँ मिस है, टोटल संख्या पूछ रहे हैं। ऐसा अगर प्रश्न पूछे तो आप क्या करोगे, जो खाली है जहाँ मैंने भी डैश लगा रखा है उसके ऊपर वाली संख्या और यहाँ की संख्या को दोनों को ऐड कर लो, सीधा आपके आंसर मिलेगा। 17 और 9 को ऐड करने के बाद में कितना आएगा, 17 + 9 और वही वहाँ से -1, 26 - 1 इज इक्वल टू 25। दोस्तों यहाँ से भी तो 25 आंसर आए थे, यहाँ से भी 25 आंसर आए थे। तो आप इस तरीके से प्रश्न को 2 तरीके से कर सकते हैं। इट्स ए मेथड 1, फर्स्ट मेथड ये रहा और ये सेकंड मेथड ये रहा। कि अगर आपको प्रश्न, मैं इसको एक बार वापस समझाना चाहूंगा, प्रश्न यूं पूछ लें कि किसी पंक्ति में सुरेश, एक फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी पंक्ति में सुरेश बाएं ओर से 7वें स्थान पर है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, सपोज सुरेश लिखा, मान लो सुरेश को 7 नंबर दे दिया। वह अमीषा दाएं छोर से, या अमीषा दाएं छोर से 90वें स्थान पर तो लिख दिया। जब आपस में स्थिति, दोनों आपस में स्थिति बदल लेते हैं, नीलम की जगह अपन ने सुरेश बोला है, सुरेश बाईं ओर से 17वें स्थान पर, तो यहाँ 17 लिख दिया। तो इन दोनों को अपन ने करा है जोड़, इन दोनों की टोटल करी है। जहाँ पे एक पैर बन रहा है वज्रगुणा जिसे बोलते हैं, इस साइड में जो पैर बन रहा है इस पैर को अपन जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में टोटल में से -1 करेंगे। ये आपके दूसरा तरीका। जो दोस्तों दोनों तरीके में से जो आपको उचित लगे, जिन तरीके से आपको प्रश्न आसानी से हो उस तरीके को फॉलो करें, आराम से प्रश्न सारे हो जाएंगे। इसी प्रश्न का एक पैटर्न और है जो क्वेश्चन नंबर 5 अपन यहाँ करना चाहेंगे। पैटर्न ये बनता है दोस्तों, बच्चों की एक पंक्ति में बच्चों की एक लाइन वाइज पूरी लाइन हो गई बच्चों की। उस पंक्ति में ज्योति बाईं ओर से 10वीं व नंदनी दाएं ओर से
आठवें स्थान पर हैं। इस प्रश्न को भी मैं दोनों मेथड से करना चाहूंगा। पहला मेथड जो अभी अपन ने फॉलो करा, दूसरा मेथड ये जो लंबा मेथड था डायग्राम वाला, उस मेथड से करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लिखा ज्योति का जे और नंदनी का एन, यहां सीधा लिख दिया। वापिस प्रश्न को पढ़ते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में ज्योति बाएं ओर से 10वीं, ज्योति में 10 नंबर लगा दिया सब। वह नंदनी दाएं छोर से 8वीं, नंदनी 8 नंबर लगा दिया। जब वह आपस में स्थिति बदलते हैं, मतलब नंदनी की जगह ज्योति बैठ जाती है, ज्योति की जगह नंदनी बैठ जाती है, ठीक है, बदलते हैं तो नंदनी दाएं छोर से 15वीं बन जाती है, नंदनी किस नंबर पर आ जाती है, 15वें नंबर पर आ जाती है। तब ज्योति बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी। अब इस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है बताइए, यहां पे कुल व्यक्ति नहीं पूछा है। ऐसा प्रश्न अगर आपको एग्जाम में पूछ लें जिसमें दोनों के छोर बदलने के बाद में किसी एक का स्थान पूछा है, तो आप क्या करोगे, शोध मेथड के अंदर याद रखना, नंदनी में दोनों अपन ने दोनों नंदनी की दोनों पोजीशन बता रखी है, तो नंदनी की दोनों पोजीशन में कितने का फर्क आया है, 15 में से 8 गए तो 7 का फर्क है ना, 7 का फर्क है ना, बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि 15 में से 8 घटाओगे तो आएंगे 7। तो इसी तरीके से यहां पे भी 7 का फर्क होना चाहिए। कब होगा 7 का फर्क, 10 में से 7 जोड़ूंगा तो यहां पे 17 आएंगे, यहां पे इसका फर्क 7 का हो चुका है ना, 10 में 17, तो आपके आंसर डायरेक्ट आ चुके हैं 17, सीधे आंसर 17, ये आपके आंसर। तो एक तरीका तो ये इस प्रश्न को करने का, दूसरा तरीका जो अपन डायग्राम से करेंगे, इसको दूसरे तरीके से भी अपन करते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में ज्योति बाएं से 10वीं, मतलब ज्योति जो है वो बाएं का मतलब होता है ये यहां पे ज्योति का मैं यहां पे जे लिख लेता हूं, ये 10वें नंबर पे यहां भी एरो लगाता हूं, 10वीं। वह नंदनी दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, यहां से ये नंदनी जो आ रही है, ये यहां पे नंदनी का एन लिखा, ये 8वें स्थान पर आ रही है, 8वें स्थान पर है। जब आपस में स्थिति बदलती है तो जो नंदनी की जगह पे एन डैश लगा दिया, एन की जगह पे जे डैश लगा दिया, स्थान बदलते हैं तो नंदनी दाएं छोर से 15वीं बन जाती है। तो नंदनी किस छोर से, दाएं छोर से। अब ये नंदनी यहां बैठ चुकी है ना दोस्तों, यहां से हट के यहां गई, तो यहां से यहां तक की दूरी जो हो गई ये 15वें नंबर पर आ चुकी है, 15वें नंबर पर आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आ चुकी है, तब ज्योति बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी। अब ज्योति के बारे में पूछा है, ज्योति बाएं छोर से इधर से किस स्थान पर जा चुकी है, 15 तो ये दोस्तों, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, 10। यहां से डिस्टेंस फाइंड करनी है ना हमें, यहां से यहां तक की दूरी तो 10 थी, ज्योति कहां बैठी हुई, ज्योति इस जगह पे बैठी हुई ना, यहां से यहां तक की दूरी 10 हो गई, और यहां से यहां तक की दूरी 15 हो गई। इसके और इसके बीच में गैप कितने का आ रहा है, इसके और इसके बीच में गैप कितने का आ रहा है, गैप देखो, 15 में से 8 गए तो 7 का गैप आया ना, 15, ये यहां से यहां तक आए तो 15, यहां से यहां तक की दूरी अगर 8 है और यहां से यहां तक की दूरी 15 है, तो 8 और 15 7 का गैप आया, तो 10 तो ये और 7 ये जोड़ने के बाद में ज्योति किस नंबर पर है, ये 17वें नंबर पर। आंसर हमारा होगा आंसर 17 नंबर। तो दोस्तों 2 तरीके अपन ने देखे, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके को फॉलो करना, बट अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार मैं वापस इसको रिवीजन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि शायद कुछ बच्चे के समझ में आ चुका है। आपको एक बार वापस समझना है तो इस वीडियो को एक बार वापस देखें, श्योर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये 2 पैटर्न ही हैं, इन 2 पैटर्न में से ही एग्जाम में क्वेश्चन बार बार घूम के पूछा गया है। आप बुक्स के अंदर देखोगे तो आपको ये सारी जानकारी मिलेगी कि अगर ऐसा प्रश्न पूछे कुल संख्या तो इस मेथड में यूं करेंगे, और अगर कुल संख्या नहीं पूछते हुए किसी एक की पोजीशन पूछे तो इन प्रश्नों को अपन यूं करेंगे। ये दूसरा तरीका। दोस्तों अपन कुछ नए प्रश्न और भी अभी अपन करना चाहेंगे इसी चैप्टर के। अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। एक पंक्ति में महावीर बाएं से 18वां व निष्कर्ष बाएं से 7वें स्थान पर है, तो उसके बीच में कुल कितने हैं, कुल कितने बीच में, मतलब इन दोनों के बीच में पूछ लिया है। ऐसे प्रश्न को अपन को डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। तो एक बार मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूं। ये एक पूरी लंबी पंक्ति है, एक पंक्ति में, ठीक है, महावीर बाएं ओर से 18वें, बाएं मतलब इधर होता है, यहां से 18वें नंबर पर ये महावीर बैठा हुआ है, महावीर का एम लिखा और यहां पे नंबर डाल दिया 18वें नंबर पर। 18वें नंबर पर
यदि निष्कर्ष बाएं से 7वें नंबर पर, मतलब निष्कर्ष भी इसी साइड से, उधर दे ही नहीं रखा है, निष्कर्ष भी बाएं से ही, यहां से निष्कर्ष यहां पे 7वें नंबर पर बैठा है, ये 18वें नंबर पे और ये निष्कर्ष 7वें नंबर पे है, ये निष्कर्ष का एन लिख रहा हूं। तो महावीर बाईं साइड से 18वें नंबर पर और उसी लाइन में निष्कर्ष भी बाईं साइड से 7वें नंबर पर बैठा है, 7वें नंबर पर है। तो बताएं उनके बीच में कुल कितने बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में। अब ये महावीर 18 नंबर पे और ये 7 नंबर पर, अब इनके बीच में ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब इनके बीच में कुल कितने बैठे हैं। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए जहां व्यक्ति के बारे में पूछा जाए कि बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो वहां में इस लाइन को याद रखना है। आप अपने नोटबुक में जरूर उतार लीजिएगा इस लाइन को। व्यक्ति बराबर दूरी -1, ये जितनी दूरी है उस दूरी में से एक को घटा दिया जाएगा, उतने आपके व्यक्ति इसमें बैठे होंगे। दूरी कितनी है दोस्तों, ये 7 है और 18, 7 और 18 के बीच में दूरी कितनी आती है, 18 में से 7 को लेस करा तो कितना आएगा दोस्तों, 11। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ रही है, 11 की दूरी है। ये यहां की यहां तक की डिस्टेंस 11 की है। तो हमें क्या फाइंड करना है, कुल व्यक्तियों की संख्या, उसके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति अगर हमें पूछे तो दूरी कितनी आ रही है, 11, दूरी 11 माइनस 1 करा, इसके बीच में 1 करा तो हमें आंसर मिलेगा 10। ये यहां पे आपके आंसर आपको एबीसीडी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जहां भी 10 देखने को मिले, इस प्रश्न को इस तरीके से आप कर सकते हो। बहुत इजी है। कुछ प्रश्न तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें आपको खुद को आपका साइको लगाना पड़ेगा, वहां पे खुद को लॉजिक लगाना पड़ेगा। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस। कुछ जगह लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। हम हर प्रश्न को या हर चैप्टर को केवल फॉर्मूले बेस्ड नहीं समझ सकते हैं, आपको खुद का दिमाग भी उपयोग में लेना पड़ेगा। अगले प्रश्न की बात करें जो इससे भी कुछ और बेहतर प्रश्न है। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 10वें, अगर अनुपम की बात करें तो एक ये पंक्ति है, इस पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 10वें नंबर पर, ये बाएं छोर से मैंने अनुपम का ये इस साइड से 10वां नंबर लगा दिया। बाएं एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वें, यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंकड़ा कुछ भी दो, हमारा मेथड अगर क्लियर है तो सारे प्रश्न हम सही करेंगे। 11वें नंबर पर वह दीपक, दाएं छोर से 13वें नंबर पर वह दीपक जो आ जाता है, वो दीपक आपके इस तरीके से, ये लाइन यहां से, ये लाइन यूं ही मान लेते हैं, ये लाइन यहां से दीपक यहां से 13वें नंबर पर आ जाता है। अब यहां दोस्तों 2 स्थितियां बनती है। ये चित्र मैंने गलत बना दिया। कैसे, दीपक या तो यहां से 13वें नंबर पर है, तो इस तरीके से दीपक यहां से 13वें नंबर पर यहां भी हो सकता है, या दीपक यहां भी आगे भी जा सकता है। पर प्रश्न को पढ़ें वापिस। एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वें नंबर पर हमने लिख दिया, अनुपम का ए लिख लेता हूं। वह दीपक दाएं छोर से 13वां है, दाएं छोर से 13वां है। दीपक अनुपम के बाएं हैं, मतलब दीपक जो है ये स्थिति नहीं बनेगी। दीपक जो है वो अनुपम के दाएं, मतलब अनुपम के दाएं इस साइड में है। तो यहां से जो बना है, मतलब यहां पे बैठा हुआ है दीपक, ये दीपक यहां बैठा हुआ है। और दीपक किस नंबर पर बैठा हुआ है, यहां से 13वें नंबर पर बैठा है। दीपक अनुपम के बाएं बैठा है, ठीक है। यदि उसके बीच 40 व्यक्ति है, यदि उनके बीच में अगर हमें 40 व्यक्ति देखने को मिल रहे हैं, तो यदि उनके बीच में 40 व्यक्ति है तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। उनके बीच में अगर 40 व्यक्ति हैं तो हमें 40, उनके बीच में 40 व्यक्ति का आंकड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम यहाँ पे चलो एक काम करते हैं, आपके प्रश्न को मैं सरल बना लेता हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर किसी को इसका आंसर आ रहा हो। तो उनके बीच में 4 व्यक्ति है, 40 को हमने 4 कर दिया, 4 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे। उनके बीच में 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति होंगे, कोई गेस कर सकता है। अगर कोई इस प्रश्न को सोल्व कर सकता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जल्दी से, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ बच्चे अभी भी जिनसे हमें अपेक्षा है, वो अभी भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। जल्दी से चलो, समय को बचाते हुए अगले प्रश्न में और करने, इस प्रश्न को अब मैं ही सोल्व करके आपके बीच में आपको बता देता हूं। चलो, तो उनके बीच में 4 व्यक्ति है। व्यक्ति की अगर बात करी जाए तो हमने यहां पे बोला था व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 4।
और हमें इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये पंक्ति यहाँ खत्म हो गई साहब, यहाँ से खत्म हो गई। अगर मैं इस पंक्ति को यहाँ तक डैश 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 से ले जाऊँ तो यहाँ खत्म होती है, यहाँ से डैश 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 से ले जाऊँ तो यहाँ खत्म होती है। ठीक है, दोनों एक ही है, अलग अलग समझा रखा है। कितने इसके बीच में कितने बता रहा है क्वेश्चन 4। जब दूरी 4 दे रखा व्यक्ति 4 दे रखे हैं तो दूरी हमें फाइंड करनी है। तो दूरी और आपका था -1, व्यक्ति इजिकल टू दूरी -1, यहाँ हमने करा था। दूरी फाइंड करनी है तो -1 इधर ट्रांसफर जब होगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी दोस्तों 5 हो जाती है। मैथ, बेसिक मैथ्स है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो जाती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 हो गई। और पंक्ति में कितने व्यक्ति है टोटल हमें यहाँ पे फाइंड करना है। 5 हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। 5 मिलने के बाद में आपके लिए प्रश्न हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हो गई दोस्तों 11, तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड की 11 हो गई। तो टोटल का t इजिकल टू 11 प्लस, अगर ये दूरी 11 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्तों 11 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 13 है। आप समझ रहे हो ना, ये दूरी 13 हो गई। 13 में से 5 को लेस करो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी ना। 13 में से 5, अरे यार ये वाला पोर्शन ही हटा दो, ये पोर्शन हटा दो। यहाँ से 5 लेस करा तो, क्योंकि हम यहाँ तक तो आ चुके थे ना, 0 से लेके हम यहाँ तक तो पहुँच चुके थे ना 11 तक। तो यहाँ से ये 5 को हटाया, 13 में से 5 को लेस करा, ऊपर साइड में लिखता हूँ 13 - 5 इजिकल टू 8 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 हो गई ना। तो 8 ये हमने ब्रैकेट बनाया और -1 जो हमारा पहला फॉर्मूला था उसी को हमने फॉलो करा। तो टोटल इजिकल टू 11 और 8 कितने हो गए 19। 19 में से 1 लेस करा, कितने आंसर आए 18। ये हमारे फाइनल आंसर होंगे 18। इस तरीके से डायग्राम से, यहाँ लॉजिकल प्रश्न है, इन लॉजिक को आपको लगाना ही पड़ेगा। कुछ जगह पे शॉर्ट ट्रिक मेथड फॉलो किए जा सकते हैं और कुछ जगह के ऊपर आपको लॉजिक लगाना ही पड़ेगा। ये प्रश्न हमारे क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब यहाँ के 2 प्रश्न और हम करना चाहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, इस चैप्टर से कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस भी एग्जाम में पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं, तो हमें इन्हें भी सोल्व जरूर करना होगा यहाँ पे। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से दे रखा है, 4 व्यक्ति PQRS अपनी लंबाई के अनुसार पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है साहब, यहाँ पे मैंने लिखा PQR और S, चारों व्यक्ति आपस में खड़े हैं। इन प्रश्नों को करने के लिए कोई लॉजिक कुछ नहीं, केवल लॉजिक है, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। एक एक प्रश्न, एक एक लाइन को पढ़े और जो लाइन कहना चाह रहे हो उसका एक डायग्राम सा बना ले। ठीक है, लंबाई के अनुसार पंक्ति में खड़े हैं, P Q से अधिक लंबा है, P जो है वो Q से अधिक लंबा है, मतलब ये इतना लंबा है, Q थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, P Q से अधिक लंबा है, S P से लंबा है, S जो है वो P से भी लंबा है, S P से भी लंबा है, पर R से छोटा है। R से छोटा है मतलब R दोस्तों और बड़ा हो जाना चाहिए। मेरा डायग्राम इस प्रश्न के अंदर जा चुका है। ठीक है, R से छोटा है। सबसे लंबे व्यक्ति को गिनती प्रारंभ कर, सबसे लंबे व्यक्ति को की गिनती प्रारंभ कर पंक्ति का क्रम बनाइए। तो सबसे लंबा कौन है दोस्तों, R, इतना लंबा है, यहाँ तक गया। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है S, तो S दूसरे नंबर पे यहाँ आया। उसके बाद में कौन है P, तो P यहाँ पे तीसरे नंबर पे आया। उसके बाद में कौन है Q, तो Q यहाँ पे आया। तो RSPQ इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो इसी टाइप का हमने यहाँ पे बनाने की कोशिश करी है। सिंपल सा है, महावीर नारायण से अधिक लंबा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिखना है महावीर, हमने यहाँ लिखा महावीर, दूसरा लिखा हमने नारायण। तो महावीर जो है वो नारायण से अधिक लंबा है, महावीर इतना लंबा हो गया है, नारायण से ज़्यादा है। ठीक है, महावीर नारायण से अधिक लंबा है परंतु निष्कर्ष से छोटा है। मतलब तीसरा नाम यहाँ पे आता है निष्कर्ष, मतलब निष्कर्ष से छोटा है। जो निष्कर्ष है वो महावीर से भी लंबा हो गया। भाई वापस बोल रहा हूँ, महावीर नारायण से अधिक लंबा है, महावीर नारायण से अधिक लंबा है परंतु निष्कर्ष से छोटा है। निष्कर्ष से छोटा हो गया। इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा बना लो ना और अच्छा समझ में आ जाएगा। छोटा है जो स्वयं, मतलब निष्कर्ष स्वयं, निष्कर्ष खुद राहुल से छोटा है। तो यहाँ पे एक नाम और आता है राहुल। तो ये राहुल जो है वो निष्कर्ष से भी ज़्यादा लंबा है, राहुल से छोटा है। किशन महावीर से छोटा है। एक अगला नाम और आता है यहाँ पे किशन। किशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 नाम हुए। किशन महावीर से छोटा है, यहाँ पे किशन महावीर से छोटा है। किशन कहाँ लिखा हुआ है, किशन महावीर से छोटा है परंतु नारायण से लंबा है।
परंतु नारायण से लंबा है, मतलब नारायण सबसे छोटा हो गया है, नारायण से लंबा है। यह लंबाई के क्रम में खड़े हो, मतलब इन सबको सीक्वेंस में खड़े हो, तो सबसे लंबे के अनुसार तीसरे नंबर पर कौन आएगा? सबसे छोटा तो हो गया नारायण, उससे बड़े की बात करें तो उससे बड़ा हो गया किशन, ठीक है। उसके तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे महावीर, तो इसका आंसर हो गया महावीर। तीसरे नंबर पे भाई लंबाई के अनुसार देखें ना, छोटे क्रम से देखें तो भी महावीर आएगा, लंबाई के अनुसार देखें सबसे लंबे क्रम से तो सबसे लंबा तो राहुल हो गया, राहुल से फिर थोड़ा सा छोटा निष्कर्ष हो गया, निष्कर्ष से फिर तीसरे नंबर पे महावीर आ रहा है, ठीक है। चौथे नंबर का अगर पूछ ले जाए तो चौथे नंबर पे किशन होगा, पांचवें नंबर के बारे में पूछ ले जाए तो पांचवें नंबर पे नारायण होगा। तो इस तरीके से प्रश्न भी हमको देखने को मिले। आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर प्रायिकता के अनुसार नंबर आने की संभावना उतनी ज़्यादा है। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, धन्यवाद सभी का।